नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले 1 घंटे के लिए बाजार का लास्ट आवर ऑफ ट्रेड कैसा नजर आएगा इस पर, और साथ ही आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं इस पर होगी नजर। इस वक्त अगर आप देखेंगे नए शिखर भी देखें आज बाजार ने, लेकिन उसके बाद एक रेंज में कामकाज है। इस बीच लगातार कई सारी कंपनियों के नतीजे लगातार आ रहे हैं और जैसे नंबर्स आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों का एक इम्पैक्ट पॉजिटिव क्योंकि नंबर्स पॉजिटिव रहे। इसके ठीक बाद न्यूजन सॉफ्टवेयर पर भी एक रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट, और अभी ताज़ा प्रीमियर एक्सप्लोजिव के नतीजे भी आते हुए नतीजे ऑन दी फेस ऑफ इट मजबूत हैं। कंपनी की आय 52% से 62% पर गई है। मुनाफा जो है 1 करोड़ से 8 करोड़ तक बढ़ा है और साथ ही कामकाजी मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स पॉजिटिव। मैस्टेक के नंबर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। Q1 रिजल्ट्स, आय का फिगर हमारे सामने, सालाना आधार पर 709 करोड़ से कंपनी की आय जो है वो बढ़ी है, 725 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। और क्लियरली रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि मैस्टेक के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे, मार्जिन प्रॉफिट के फिगर्स हमारे सामने होंगे, हम आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आय का आंकड़ा मैस्टेक का है जो कि पॉजिटिव है, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स पॉजिटिव, और उसी का एक असर है जो कि स्टॉक प्राइस पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बाजार की दशा और दिशा कैसी नजर आ रही है इस पर खास नजर, और हमारे साथ अजय भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून अजय। बाजार में तो रेंज बाउंड ट्रेड है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है अजय। आज आप समय से निकल लीजिएगा घर के, नहीं तो आपको मलाड पहुंचते आपकी गाड़ी रास्ते में अटक जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है, बाजार जो है रेंज बाउंड, देखिए सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड में कल भी हमने देखा था कि टॉप जो है पहले घंटे में बन गया था, सेकेंड हाफ में वापस से बाइंग नहीं आई। इनफैक्ट डेज लो के करीब बंद हुआ बाजार और बैंक निफ्टी तो नीचे ही बंद हुई थी लाल निशान में। आज का इंट्राडे चार्ट भी लेके आए डेटा साहब लग रहा है अपना छाता ढूंढ रहे हैं। हाँ देखिए एग्जैक्टली वही हुआ, टॉप फर्स्ट हाफ में बना है। so, ये कल ही की जैसी तस्वीर आज भी बन रही है। मिड क्या ये बैंक निफ्टी लेके आए डेटा साहब। आज थोड़ा सा फर्क इतना है कि एसबीआई के मार्फत बैंक निफ्टी डेज हाई के करीब आ गया है, वरना निफ्टी वैसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि रिलायंस नीचे आ गया है। रिलायंस इस समय काफी अच्छे दबाव में है और 3-4 दिन से चल रहा था, तो थोड़ा दबाव आना एकदम लाजमी है और वही देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि जैसा आपने बताया नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मैस्टेक के नंबर ठीक ठाक हैं, आपका प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स के नंबर अभी भी आए हैं। जितने भी मिड कैप एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक मिड कैप बैंक है, हम आपको 3-4 दिन से बता रहे हैं कि मिड कैप बैंक्स में, मिड टू स्मॉल बैंक्स में एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग शुरू हो गई थी। तो स्मॉल कैप मिड कैप नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वहां पे आज आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। कल जो है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स डेज लो पे लाल निशान में बंद हुए थे, आज उससे डिफरेंट है। ऑफ कोर्स बारिश की तो भयंकर पोजीशन है और ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है। हालांकि हम आईएमडी और स्काईमेट से लेके आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रही हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि कुछ हिस्सों में नॉर्मल बारिश है, कुछ में डेफिसिट है और कहीं पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही बारिश हो रही है। तो बारिश ने माहौल खराब कर रखा है, तो उसके ऊपर देखना जरूरी है। ये शायद बॉम्बे की तस्वीरें, हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, फील्ड रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, जरा उनसे बात कर लेते। तो भारी बारिश में मुंबई में तो जनजीवन प्रभावित है ही, मुंबई की लोकल ट्रेन्स पर भी बारिश का असर पड़ा है। चलिए हमारे सहयोगी अंकित सालवी से जाने जो कि हालात का जायजा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसी के साथ साथ मुंबई में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभी फिलहाल मैं मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पे नगर निगम ने जो है दोपहर 1:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक हाई टाइड जारी किया है। जहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि समुंदर की ऊंची लहरें आ रही है और पानी का जो है वो स्तर बढ़ता जा रहा है। बीएमसी ने जारी किया है कि यहाँ पे 4.5 मीटर की जो है लहरें आने की संभावना जताई जा रही है। इसीलिए जुहू बीच जो है वो पूरी तरह से लोगों को आने के लिए रोक लगाया गया है और उसी के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो 15 से 20 जुहू बीच पे तैनात कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ मुंबई के जो 6 और अलग अलग बीच है वहाँ पे भी लोगों को आना मना कर दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जुहू एक ऐसा क्षेत्र है मुंबई का जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी तरह से वो बंद कर दिया गया है। उसी के साथ साथ ठाणे, पालघर, रायगढ़, इन सारे जगहों पे जो रेड अलर्ट जारी किया है वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, पानी का काफ़ी जमावड़ा हो गया है और जो सब्जी मंडी है उसी के साथ साथ लोगों के घर जो है वो पानी के नीचे पूरी तरह से आ चुके हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरी तरह से बताया गया है कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। जो
नज़दीक जो है, पेड़ के नज़दीक जाने से लोगों को पूरी तरह से मना कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल मुंबई कर के लिए थोड़ी बहुत रिलीफ है, लेकिन ठाणे इलाका है, पालघर है, वहाँ पे अभी भी भारी बारिश हमें देखने को मिल रही है। चलिए अंकिता, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत भयंकर बारिश है वहाँ पे, रिपोर्टिंग तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन अपना भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बाजार की बारिश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियोज में धन की बारिश हो रही है। ऑल टाइम हाई की तरफ बाजार टिका हुआ है, और अगर आपने सही पोर्टफोलियो बनाया है तो ये पोर्टफोलियो, ये जो मार्केट की वॉलेटिलिटी, ये आपको परेशान नहीं करेगी। इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ विजय चोपड़ा है फंडामेंटल्स पे, किरण जानी है हमारे साथ टेक्निकल्स पे, और अहमदाबाद से आदित्य भी जुड़ रहे हैं, जहां पे अभी G20 मीट होकर चुकी है। और अंकुर जो हमारे सहयोगी लौट के आए, वो कह रहे थे 40 डिग्री का तापमान था, बहुत गर्मी थी ये। एनीवेज, ये हाल है, आपको एक ही देश में हर तरह का वेदर मिल जाता है। लेकिन विजय जी के पास से शुरुआत करेंगे अपनी बातचीत। विजय भाई, ये बताइए, इस समय बाजार में ठीक ठाक नंबर्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी का माहौल ही बना हुआ है, बाजार टिका हुआ है, लेकिन थोड़ी सी सुगबुगाहट दिखाई देती है स्मॉल कैप मिड कैप में। तो लोग एक बार के लिए सहम जाते हैं कि पैसा वसूल लें, अपना पूरा निकाल लें, प्रॉफिट्स जो मिल रहे हैं, या बने रहें। क्या अप्रोच सही रहेगी? देखिए, मेरे हिसाब से अप्रोच यही है कि जब भी कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ जाता है, काफी दिन से उसमें खरीदारी चल रही है और हायर लेवल्स टच कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करके ऐसी किसी कंपनी में चला जाए जहां पर जो चले नहीं है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जो भी चले नहीं है। आईटी क्षेत्र की बात ले लें तो हमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि चले नहीं है। आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये चला नहीं है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। पावर क्षेत्र की कंपनीज हैं, पावर ग्रिड, उनमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम देखते हैं कि तेजी बनती रहेगी, और अच्छी कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज हैं। मतलब अगर आप कहें तो मैं कुछ एक रिकमेंड भी करूंगा ड्यूरिंग द शो। तो अच्छी कंपनीज हैं वहां पर। नेकी और पूछ-पूछ बिल्कुल बताइए, कौन सी ऐसी कंपनी है चली नहीं है, चलने वाली है? जी, मुझे लगता है काफी सारी अच्छी कंपनीज हैं। कुछ केमिकल क्षेत्र से हैं। मैं जैसे बोलूंगा केएसबी पंप्स। केएसबी पंप्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और बहुत अच्छे लेवल्स पे कंसोलिडेशन करने के बाद मुझे लगता है कि केएसबी पंप्स 2350-2400 के स्तर को टच कर सकता है। अच्छा मॉनसून है मोस्टली, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जैसे सिंचाई के लिए पंप की आवश्यकता वैसे भी चाहिए, पंप्स चाहिए होती, चाहे वो इंडस्ट्रियल पंप हो, डोमेस्टिक हो, चाहे खेती के लिए चाहिए हो, तो केएसबी पंप मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और टाटा समूह की कंपनी है टाटा इन्वेस्ट, मुझे ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें भी अच्छा कंसोलिडेशन हम देख चुके हैं, होल्डिंग कंपनी है ये, और इसमें तेजी बननी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है, मैं 3 रिकमेंडेशन दूंगा अभी, जो प्राइमरली एक जापानीज मल्टीनेशनल है, सुमिटोमो केमिकल, और इसमें मुझे लगता है कि गिरावट हो चुकी है, और अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि तक लेना चाहता है तो सुमिटोमो केमिकल को 500 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है। ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो जो भी मैंने कंपनीज अभी बताई, एक टाटा ग्रुप की है, पंप्स में केएसबी है जिसका जर्मन बेस है, और सुमिटोमो केमिकल जो कि एक जापानीज कंपनी है। तो बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ पाथ अच्छा है, सेक्टर अच्छा है। तो अच्छे सेक्टर्स ढूंढते रहिए और वहां पर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। प्रॉफिट भी बुक करना बहुत आवश्यक है। ये मत सोचिए कि प्रॉफिट आ रहा है तो ये बना रहेगा, ये भी प्रॉफिट बुक करना भी आवश्यक है। केएसबी पंप्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, जो इनका एक तरह से म्यूचुअल फंड है, इस कंपनी के अंदर टाटा ग्रुप या दूसरे ग्रुप की कंपनीज हैं, ये भी एक है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट ऊपर नीचे जो होता है उससे ट्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आदित्य और किरण से भी ले लेते हैं। आदित्य, आप बताइए क्या है आपके ट्रेडिंग आइडियाज इस समय? देखिए, बाजार अभी एक थोड़ा फटीग के थ्रू चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप में थोड़ा सा फटीगनेस है, बट स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी एक्शन बना है। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मिड कैप में अच्छा एक्शन है, तो उसी तरह पीएसयू बैंक्स में आप देखें, पीएनबी काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहा है। इतने टाइम से सारे पीएसयू बैंक एक कंसोलिडेशन में चले गए थे, डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए थे, अब एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पीएनबी को बाय किया जा सकता है 63.35 में, 59 का लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 70-75 का।
वैसे भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके बाद सरकारी बैंकों में आज के सेशन में ही जोश नजर आ भी रहा है। पीएनबी पर आप राय दे रहे हैं, एसबीआई, यूनियन बैंक, सारे के सारे स्टॉक्स 3-3.5% तक की मजबूती आज देख रहे हैं। किरण भी हमारे साथ। किरण, आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो कहीं ना कहीं अपने अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कल भी जिस तरह से मार्केट फर्स्ट आवर में थोड़ा मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस पे था, लेकिन सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। इस रिकवरी के अंदर आप देखोगे तो दो जो सेक्टर है, एक है एनबीएफसी सेक्टर और दूसरा सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो रैली चल रही है वो रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो इसी दो सेक्टर के अंदर से हमारे पिक है। पहला जो है वो बजाज फिनसर्व है। बजाज फिनसर्व की अगर मैं बात करूं तो 1640 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से एक बड़ा सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ 1570 1550 के आसपास आया था, वहां से स्टॉक आज 1640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉलर कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व हम करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जाएंगे। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं 1670 के हमारे टारगेट रहेंगे एंड 1610 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बजाज फिनसर्व में। नेक्स्ट जो काउंटर है वो शिप्ला है। जैसे मैंने बताया कि फार्मा सेक्टर में एक काफी अच्छा अपवर्ड स्विंग हम देख रहे हैं। तो शिप्ला के अंदर आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे जो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं विद हायर वॉल्यूम्स। सो कहीं ना कहीं शिप्ला के अंदर हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1030 के आसपास काउंटर चल रहा है। 1055 की टारगेट है और 1024 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे शिप्ला के अंदर। तो शिप्ला एंड बजाज आर द बाय कॉल्स। ठीक है, 2 कॉल्स और दोनों खरीदारी की। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके टेक्निकल ट्रेड्स और साथ ही विजय चोपड़ा जी का फंडामेंटल आउटलुक भी आपने जाना। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहाँ हैं ये भी जान लीजिए। ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए आज जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून। बताइए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या है? गुड आफ्टरनून। तो आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हम रेकमेंड करेंगे आईटीसी, जो एफएमसीजी में एक डिफेंसिव पैक में माना जाता है। तो आईटीसी का अगर आप जुलाई मंथ में सेटअप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप रहा है प्राइजेस का। रिसेंट ट्रेडिंग एक्शन प्राइजेस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, करीबन 475 के आजू बाजू काफी दिनों से घूम रहा है। हमारा मानना है कि प्राइजेस में मोमेंटम पिकअप होना चाहिए और ऊपर जुलाई मंथ में 485 से 490 तक आपको टारगेट मिलने चाहिए। उसके लिए हम आपको ऑप्शंस के जरिए जुलाई एक्सपायरी के लिए बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजीज रिकमेंड करेंगे, जहां पे आपको 475 की कॉल बाय करनी है। करीबन 6.5 से 7 रुपए के प्रीमियम में मिलेगी आपको। सामने आपको 485 की कॉल बेचनी है, जो करीबन 3 से 3 रुपए 25 पैसे में मिलेगी। तो कॉल बेच के हम अपना जो बाइंग का कॉस्टिंग है वो 3 रुपए से कम करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करें और आईटीसी 485 या 85 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रैटेजी में 10,000 रुपीज का होगा। और ये स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम आपका लॉस भी कैप्ड रहेगा या फिक्स्ड रहेगा ऑन द लोअर एंड, विच इज एट 5,500। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आईटीसी है आज के ऑप्शन स्ट्रैटेजी। 475 की कॉल खरीदने की राय, उसके सामने 485 की कॉल को बेचने की राय, और साथ ही आपको मैक्स टू मैक्स मुनाफा, मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अजय, ये जो पावर सेगमेंट है, इनफैक्ट पावर की जो पूरी वैल्यू चेन है मानो उसकी री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर आप देखें कि पिछले 1 महीने से जीनियस पावर, पावर ग्रिड और बहुत सारी छोटी कंपनियां ये बता रही हैं कि गवर्नमेंट जो है पूरे देश में हर पावर मीटर को अब स्मार्ट मीटर बताना चाहती है जी। इसका मतलब क्या है कि टीएनडी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस देश में होते थे, लाखों करोड़ का बकाया है पब्लिक सेक्टर पावर का, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के ऊपर, वो कटेगा। और दूसरी तरफ डिमांड बहुत तगड़ी आ रही है इंडस्ट्री से। तो पहले क्या था कि सिर्फ लेगेसी पावर कंपनी एनटीपीसी जैसी, वो 13-14 ईयर हाई पे आ गया स्टॉक। एसजेवीएन भी चल रहा है। आज गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ा अपग्रेड डाला है एनटीपीसी पे। लेकिन वही नहीं, पावर कंपनीज, अपनी पावर केबल ट्रांसमिशन कंपनी, केसी इंटरनेशनल, स्किपर, ये सब स्टॉक चल रहे हैं। वायर एंड केबल स्टॉक्स चल रहे हैं। जितने भी ये सब ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। लोग अभी ढूंढ के निकाल रहे हैं कि कहाँ पे पावर सेक्टर को खेला जाए। इनफैक्ट वैल्यूएशन कुछ के बढ़ गए हैं, कुछ के अवेलेबल हैं। लेकिन विजय जी से पूछते हैं, विजय आप बताइए, ये पूरी पावर सेक्टर वैल्यू चेन में वायर, लेगेसी पावर जनरेटर, आइनॉक्स विंड वैरायटी वाले जो नए पावर जनरेटर हैं, क्या खेलेंगे आप इस समय? देखिए क्या होता है, भारत एक पावर हंग्री कंट्री है
और मुझे लगता है कि आगे आने वाले कई सालों तक जब तक हम लोगों का डिपेंडेंस कोल से हट के दूसरी जगहों पे जाएगी, तब तक मुझे लगता है कि पावर और पावर रिलेटेड सेक्टर, जैसे मैंने कोल कहा, इस समय मुझे कोल इंडिया बहुत अच्छा लगता है। और हालांकि मानसून्स में थोड़ी सी कम खपत होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है, बट अगर आप इंडस्ट्रियल पावर डिमांड देखें तो इंडस्ट्रियल पावर डिमांड निरंतर रूप से बढ़ रही है पिछले कई महीनों से, कई तिमाहियों से। तो मुझे लगता है कि पावर क्षेत्र बहुत ही अच्छा क्षेत्र है लंबी अवधि के लिए, निवेश के लिए। और मैं भी टाटा पावर, एनटीपीसी जैसी कंपनीज को देख रहा हूँ। पावर ग्रिड, मैंने पहले बोला, पावर ग्रिड पर करेक्शन के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक और कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, होंडा इंडिया पावर। ये भी जेनसेट्स में है और बहुत तरीकों की जेनसेट्स बनाता है, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल दोनों है। तो होंडा पावर भी मुझे अच्छा लगता है। निश्चित रूप से एक लॉन्ग हॉल सेक्टर है और भारत में अगले 10 से 15 साल, 20 साल तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खपत रहेगी। और धीरे धीरे हम लोग जैसे पावर के नए एवेन्यूज ढूंढते जाएंगे। जैसे सोलर एक एवेन्यू है, मगर एक महंगा ऑप्शन है। सेकेंडली उसका जो जो डिस्पोजल है सोलर सेल्स का, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैटरीज का डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है और होता रहेगा। और जिस तरीके से ईवीज की का प्रचलन भी चल रहा है, मुझे लगता है पावर की खपत निरंतर रूप से बढ़ती रहेगी। तो टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, होंडा इंडिया पावर, ये कुछ कंपनीज हैं जो मेरी नजर में। और तो चलिए, पावर स्टॉक्स पर फंडामेंटल आउटलुक और ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, और पावर कंपनियों पर खास तौर से, और इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर भी नजर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस में कैनफिन होम्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं, और आज स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन भी देखने को मिला है। करीब 4% की तेजी के साथ, इनफैक्ट 2-2.5% की तेजी के साथ आज डे हाई 820 के ही लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आदित्य, कंपनी के नतीजे भी आने वाले और एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि नंबर्स पॉजिटिव रह सकते हैं। चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं वॉल्यूम्स में और प्राइस में? इस वक्त बढ़ोतरी दिख रही है। देखिए, कैनफिन होम एक वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी काउंटर कह सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि ये वन ऑफ द प्राइमरी स्टॉक था जिसने ब्रेकआउट दिया। फिर बाद में बाकी की एनबीएफसी कंपनीज ने फॉलो किया। तो मुझे लगता है कि ये लीडर रह सकता है एक बुल मार्केट का जो अभी चल रही है, और उसमें काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो अभी भी दिस स्टॉक लुक्स गुड। यहाँ से और भी अच्छी अपसाइड है, अराउंड 10 to 20%, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 760। और एक और बात करना चाहूंगा, अजय सर बता रहे थे कि काफी अहमदाबाद में गर्मी है, पर आज ही काफी जोरों से बारिश हो रही है, तो काफी रिलीफ है और काफी ठंडा माहौल भी हो गया है बाजार की तरह। सही बात है, थोड़ा ठंडा हो रहा है। बहुत गर्मी आई थी स्क्रीन पर भी, और पोर्टफोलियो में पैसे ये गर्मी रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ा ठंडा होना जरूरी है, तभी नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बन पाएगी। किरण, एचयूएल रिजल्ट के पहले कुछ समय तक पहले हमने देखा बड़ी अच्छी रैली आई, पूरे कंज्यूमर स्टॉक्स में आई थी। इसके चार्ट जरा आप स्टडी करके रखिए। मैं विनी से एक बार समझ लेता हूं कि एचयूएल के रिजल्ट कैसे आएंगे, फिर आपसे ट्रेड पूछूंगा। देखिए रिजल्ट के पहले कितना शांत बंद हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन अदरवाइज अगर इसका 3 महीने 6 महीने ग्राफ डेटा से आप फायर कर सकें तो पता चलेगा कि चला अच्छा है। इनफैक्ट क्रूड नीचे आने से और अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन में स्टॉक पहले ही चल गया था। ये देखिए विनी, आप बताइए, फिर जाएंगे किरण के पास। विनी, तो एचयूएल के एटम के नंबर्स जो मेनली देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8% पे, प्रॉफिट ग्रोथ 14% पे, और एबिटा मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन है। नाउ ब्रेकअप देखते हैं नंबर्स का। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5% पे, तो ये टाइम दिख रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट होगा देन प्राइसिंग लेड ग्रोथ जो कंपनी देख रही थी काफ़ी सारी क्वार्टर्स से, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से। तो येस, मे बी ये टाइम अराउंड ज़्यादा वॉल्यूम लेड ग्रोथ होगी। मार्जिन की बात करें तो इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि क्या हुआ है, पाम ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुआ है, पीएफ एडी प्राइसेस में रिडक्शन हुई है, कंपनी ने कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लिए एचएफडी सेगमेंट में भी। तो यस, इनकी वजह से मार्जिन में थोड़ी सपोर्ट रह रही है। पर यस, जो रॉयल्टी का जो नंबर था वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्यूटी, पर्सनल केयर सेगमेंट में और होम केयर सेगमेंट में भी। और सोप्स और लॉन्ड्री में देखें तो कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी।
तो मॉडरेट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है होम केयर और ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में। HFD सेगमेंट में मे भी थोड़ी चैलेंज रहेगी क्योंकि मिल्क इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे तो कमेंट्री क्या आ रही है नए CEO से, जो रोहित चौहान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो यहाँ पे मेन कमेंट्री क्या है उनसे, स्ट्रैटेजी क्या है उनकी आगे जाते हुए कंपनी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा डिमांड आउटलुक क्या है, मार्जिन आउटलुक क्या है, रूरल रिकवरी कैसे हो रही है वर्सेस अर्बन रिकवरी, और ट्रैक्शन क्या है न्यूट्रिशन बिजनेस में, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके, बताइए इसमें ट्रेड कैसे बनता है इस समय, चार्ट्स क्या कह रहे हैं किरण? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो इस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। आपने जैसे बताया कि रिसेंटली हमने एक एफएमसीजी काउंटर के अंदर एक रैली देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो ऑल टाइम हाइस थे 2750 के आसपास का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। वहां से कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रीवियसली इसने एक बॉटम बनाया था ड्यूरिंग मे मंथ, वो अभी भी इंटैक्ट है और जब भी स्टॉक नीचे है उसमें मंथ के हाई लो के ऊपर ही लोस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है काउंटर में, लेकिन ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो एक रेंज है ऊपर में 2740 और नीचे में अगर आप देखोगे तो 2600, ये 150 रुपए की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। रिजल्ट के बाद तेरा वेरी गुड चांसेस कि हम एक आइडर साइड ब्रेकआउट है तो ब्रेकडाउन देखे तो बाय एंड डिप्स की यहाँ स्ट्रेटेजी हमें रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 2620 से 2600 की रेंज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी 2660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही स्टॉक नीचे आता है 2600 2620 के बीच में, तो वहां पे एक बार हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2550 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 2550 होल्ड रखता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के थोड़े समय में वापस ये काउंटर को 2700 प्लस जाते हुए देख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी 2600 2620 के बीच में आप बाई कीजिए 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो चलिए ये राय HUL पर। लेकिन विजय जी, ये रेलवे इंफ्रा, रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें और टीटागढ़ वैगन्स, आज करीब 9% की मजबूती हम देख रहे हैं, शार्प अप मूव, दिन के दौरान भी अच्छी तेजी थी और इस वक्त भी हम देख रहे हैं टीटागढ़ वैगन्स ऑल्सो नोन एज टीटागढ़ रेल सिस्टम्स नाउ, इसमें हम देख रहे हैं 9% तक की तेजी। और HSBC की तरफ से एक पॉजिटिव रिपोर्ट है, कवरेज इन्होंने इनिशिएट किया, खासतौर से इनका ये कहना है कि ऑर्डर विन्स अच्छे हैं और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि मेट्रो सेगमेंट से कई सारे ऑर्डर्स मिलते हुए दिख सकते हैं, विच कैन स्टिल बी अ पॉजिटिव। और सालाना आधार पर FY 23 से 26 तक भी ऑन अ कैगर बेसिस काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएं हैं। रेलवे इंफ्रा, रेलवे सेगमेंट से जुड़ी इस कंपनी पर आपकी राय? देखिए, टीटागढ़ में बहुत अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। मैं इस समय तो यही कहूंगा, अगर किसी के पास पुराना पड़ा हो तो आप प्रॉफिट बुक करें, वो एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसके एवज में जो आपने बोला मेट्रो रेल के जो डब्बे हैं वो बनाने का काम टीटागढ़ को मिला है, तो एक और कंपनी है BEML जो ऑलरेडी ये काम पहले से ही कर रही है और उसके पास भी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन ऑर्डर बुक है। BEML डिफेंस में भी काम करती है, BEML रेलवे में भी काम करती है और मुझे लगता है कि BEML में अभी उस तरीके की तेजी नहीं दिखी है, तो संभावना ये है कि BEML यदि यहाँ से चलना शुरू होता है तो मेरा जो इसका पर्सनल टारगेट है वो करीब 1800 रुपए का है। तो BEML में शिफ्ट कर सकते हैं टीटागढ़ वैगन। हालांकि टीटागढ़ वैगन अच्छी कंपनी है, मगर फिलहाल जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक करना ऐसे मार्केट्स में पूरी स्ट्रेटजी नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी है तो आप उसमें बुकिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो BEML में यहाँ से लगभग मुझे 200 रुपए की चाल नजर आती है। ऊपर एक टेक्निकल गैप भी छोड़ा हुआ है जो मुझे लगता है कि BEML कवर करेगा। तो BEML में खरीदारी करिए और टीटागढ़ वैगन में प्रॉफिट बुकिंग करिए। 3 महीनों में करीब 80% चल गया है। BEML की चाल जो है मजबूत है और यहाँ से ये चलने के लिए तैयार है, तो इसी के चलते दोनों में से अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो आप BEML आपके स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं। छोटे फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ग्लेनमार्क फार्मा, न्यूलैंड लैब्स, पिरामल फार्मा एक्टिव थे। आज RPG लाइफ स्मॉल कैप फार्मा में काफ़ी एक्टिव है। जरा इसका चार्ट चेक करके बताया जाता है, RPG लाइफ अगर आज 1000 के ऊपर क्लोज होता है, RPG लाइफ के चार्ट लगी पिछले 3 महीने 6 महीने के, अगर 1000 के ऊपर क्लोज होता है तो किस लेवल्स के लिए तैयार रहना चाहिए?
देखिए आरपीजी लाइफ एक बहुत अच्छा काउंटर है। अगर आप स्ट्रक्चरली इसका चार्ट देखें तो एक अच्छे बुल रन में है ये। और जहाँ पे अदर फार्मा काउंटर्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे वहां पे आउट परफॉर्म कर रहा था। तो बेहतरीन रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर आज 1010 के ऊपर क्लोज देता है या थोड़े 1-2 दिन में देता है तो इसमें एक अपसाइड खुल जाएगा ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1300 तक का। इन्फोसिस के रिजल्ट्स कल जो आने वाले हैं उसके बारे में हमने एक कॉल लेना ज़रूरी है अपने रिसर्चर्स से कि भाई इसको कैसे देखा जाए। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है लोगों की कि शायद ये आउट परफॉर्म कर जाएगा, बाकी तो रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर टाइप के रहे थे। स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, आज कमज़ोर है अहेड ऑफ द रिजल्ट्स। विनी से जान लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इन्फोसिस भी और ओवरऑल आईटी स्टॉक भी विजय के साथ। विनी बताइए। तो इन्फोसिस के ये टाइम के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, तो सीसी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कि डिक्लाइन हो जाएगी 1% से टू ग्रोथ ऑफ 1%। डिक्लाइन ऑफ 1% तो रेंज में रह रहा है, 1% डिक्लाइन से 1% ग्रोथ के बीच में आ सकता है ये सीसी ग्रोथ का नंबर। डॉलर रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड अराउंड 0.8% की ग्रोथ। रुपी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 37,850 क्रॉस पे। इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20.9% पे। तो मेनली एक्सपेक्टेशन क्या है कि रैंप अप होगी रीसेंट डील विंस की वजह से, तो ऑफसेट हो जाएगा जो डील कैंसिलेशंस का जो चैलेंज था उसकी वजह से काफ़ी नए रैंप अप्स और नए डील विंस हुए, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा कंपनी के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन टू एक्सपेक्टेड कि एक्सपेंशन होगी इस टाइम, ईजिंग ऑफ सप्लाई साइड एंड प्रोडक्टिविटी बेनिफिट सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को। और एक्सपेक्ट है कि वेज हाइक्स जो है वो पुश हो जाएंगे Q2 और Q3 में। Q1 FY24 में जो TCV नंबर है वो एक्सपेक्टेड है कि फ्लैटिश ही रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यस मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए कि एक्सपेक्ट है कि इन्फोसिस नज करेगा गाइडेंस को ज़्यादा ऊपर जाते हुए 4 to 6% YOY पे फ्रॉम करंटली 4 to 7% पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। और डिमांड आउटलुक क्या है, कमेंट्री क्या आ रही है, हेड काउंट क्या है, सीनियर मैनेजमेंट की अट्रिशन रेट क्या है और डील विन पाइपलाइन क्या है कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर दैट विनी। इन्फोसिस पिछले क्वार्टर के लो में 1230 के आसपास गया था विजय। आज का रिजल्ट आया नहीं है लेकिन स्टॉक 1470 पे, और यही मोटा माटी हाल सारे स्टॉक्स का। परसिस्टेंट 3800 वाला 5200 का टॉप हो गया एक क्वार्टर के बीच में। यहां से गार्टनर कह रहा है कि चीजें सुधर जाएंगी सेकेंड हाफ में। क्या वाकई सुधरेंगी? आप लेंगे इन्फोसिस अभी या कोई और आईटी स्टॉक? मैं ऑलरेडी अजय जी ले चुका हूं और निरंतर पिछले 1-1.5 महीने से मैं आईटी स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप आईटी स्टॉक्स की मूवमेंट देखें तो ये 2 हफ्ते, एक डेढ़ से 2 हफ्ते पुरानी है। जब मुझे लगता है कि जब पूरा का पूरा मुझे लगता है विश्व या मार्केट किसी चीज पे बेरिश हो जाता है और अच्छी कंपनीज होती हैं, वो लेने का टाइम होता है। वॉरेन बुफे साहब की कहावत है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। तो जब लोग डर रहे थे आईटी से, मुझे लगता है कि आईटी में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और अब दोबारा से री रेटिंग हो रही है इस सेक्टर की, दोबारा से तेजी बन रही है। हालांकि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि इन्फोसिस जैसी कंपनीज, इनको बेलवेदर्स कहा जाता है, बेहेमॉथ्स कहा जाता है, ये बहुत सारी मंदी तेजी देख चुके हैं, बहुत सारे सिचुएशंस देख चुके हैं, 9/11 देख चुके हैं, Y2K देख चुके हैं और भी बहुत वॉर देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये कंपनीज लेनी चाहिए, लंबी अवधि का पर्सपेक्टिव बना के लेना चाहिए। जो हमने देखा कि विप्रो में, टीसीएस में हुआ, टीसीएस रिजल्ट्स के बाद 5.5% एक ही दिन में चला। तो मुझे लगता है इन्फोसिस, HCL, मास्टेक जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छी मिड कैप कंपनीज हैं, विप्रो खास करके, विप्रो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इन लेवल्स पे करीब 750 के स्तर पे ट्रेड किया करता था। तो विप्रो में मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा वैल्यू बाइंग है इस समय पर। और इन्फोसिस और टीसीएस तो फिर भी नीचे से चल चुके हैं और विप्रो अभी तक नहीं चला है। तो विप्रो का मेरा टारगेट 700 रुपए का है। यदि कोई 1-1.5 साल की अवधि के लिए इसको ले तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने के चांस है। तो जो भी टॉप कंपनीज हैं जिनका अच्छा रेवेन्यू है, अच्छी विजिबिलिटी है, और आप ये मान के चलिए कि अब वॉर जो है वो नॉन इवेंट हो चुका है, क्योंकि विश्व भर के जो मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अभी तो आईटी चला भी नहीं है। तो देखिए, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इन लाइन होने चाहिए। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करे तो करे, मगर शायद इस क्वार्टर के बाद आपको बहुत बदलाव आता दिखेगा।
तो तय है कि आईटी का जो बुरा समय है वो छट गया है और यहाँ से अब आपके लिए मौके जो है वो बनते हुए देखेंगे। मिड कैप आईटी प्ले से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे हैवी वेट्स में भी एक्शन आना शुरू हो ही जाएगा। इनफैक्ट टीसीएस एचसीएल टेक के नंबर्स के साथ साथ तो हमने वो एक्शन देखा भी था। लेकिन हमारा खास सेगमेंट खबर गर्म है, लगातार इस सेगमेंट का सक्सेस रेशो बढ़ता जा रहा है। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में एलटी फूड्स के स्टॉक को हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि टीआईएस की बाइंग भी आ रही है लगातार। अगर 5 साल की अगर बात करें फॉरवर्ड लुकिंग एंटिसिपेशन, कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि 11,500 करोड़ की रेवेन्यूज टारगेट्स किए जाएंगे और साथ ही खास तौर से ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके ठीक बाद देखिए महज 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार एलटी फूड्स के चार्ट्स में हमने मूवमेंट ही देखी है। आज एक और ऐसा ही शेयर डीलिंग रूम चेक लेकर खबर गर्म है सेगमेंट, आइए देखते हैं। आज हमारे साथ डिम्पी है डीलिंग रूम का जायजा लेकर। डिम्पी बताइए कौन सा स्टॉक है और क्या खबर है हमारे पास? बिल्कुल, ये जो भी आप दावत की बात बोल रहे थे ना एलटी फूड्स की, उसके अंदर हमने ये बात भी रखी थी कि जो बुआई हो रही है हरियाणा और पंजाब में, वहाँ पे बारिश की वजह से और बुआई थोड़ी कम हो गई है। दूसरा ये बात भी रखी थी कि हमारा कॉम्पिटिटर है चावल में पाकिस्तान, तो वहाँ पर भी बुआई की दिक्कत है। तो 2 बड़े एशिया के देश अगर जो चावल सप्लाई करते हैं उनकी दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बस बना हुआ है जो कि फंडामेंटली, और अभी जो आप रीजंस गिनवा रहे थे वो सब भी हैं। खैर, मैं आज इसी कैटेगरी में एक अभी और शेयर लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में थोड़ी देर पहले अजय चर्चा भी कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स के अंदर क्या है। और विप्रो अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, विजय जी ने, और उनका पसंदीदा शेयर है। लेकिन हमने जो शेयर निकाला है आज एक्सपर्ट से बातचीत करने पर वो है LTTS। LTTS पर आप ध्यान रखें, ये L&T की टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से समय चलता हुआ दिख रहा है। इसमें खबर ये है कि 2 डोमेस्टिक फंड्स इसमें खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपको चेक करना हो तो आप इसका वॉल्यूम पैटर्न चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। जो बार्स लगी हुई है ना, वो किसी रिटेलर्स की बार नहीं है, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल्स की बार हैं। इसलिए ये खबर तो पक्की हो गई है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल्स आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम की बार काफ़ी स्ट्रांग है, वो छुपाए नहीं छुप सकती। दूसरी बात, जो 2 फंड के नाम है उसमें से एक फंड का नाम हमको पता है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत वो हम आपके सामने रख नहीं सकते। लेकिन उस फंड ने भी आज अपने कुछ सौदे पंच किए हैं। एक और चीज, वो कहां तक इस शेयर को खरीदेंगे उसका हमको थोड़ी भनक लगी है। हिंट कर दीजिए कौन सा फंड है? कोई बैंक वालों का म्यूचुअल फंड है या कोई जापानी म्यूचुअल फंड है? थोड़ा हिंट कर दीजिए, समझ जाएंगे। एस से उसका नाम है अजय, मैं उस फंड का नाम सिर्फ नहीं बता पाऊंगा, एस से नाम है, क्योंकि जहां से इंफॉर्मेशन मिली है वो थोड़ा कंडीशन, अप्लाइड कंडीशन है कि वहां थोड़ा बताना नहीं है, थोड़ा देख के। तो एस से नाम है, बस इतना मैं बता देता हूँ। और दूसरा एक और पॉइंट है कि फंड कहां तक खरीदेंगे अजय? हाँ बताइए, कहां तक खरीदेंगे? ठीक है, तो एक पॉइंट और मेरे को इसके अंदर ऐड ऑन करना है। इसके अंदर ये है कि ये कहां तक खरीदेंगे, इसकी जानकारी जो मेरे को पता लगी है कि 37% से लेके 40% जब उनकी डिलीवरी एवरेज आ जाएगी तब इस शेयर के अंदर वो फंड अपना पोजीशंस को थोड़ा कम कर देंगे या खरीदने से एक रुक जाएंगे। अभी ये डिलीवरी पोजीशन है करीब 22% है, यानी कि 15-16% डिलीवरी आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बनती है। फिर हमने ना और सब कंफर्म करने के लिए इसके डेरिवेटिव पोजीशंस वगैरह भी चेक की, तो पता लगा इसके अंदर तो शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और ये 13% ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ साथ आज ये शेयर चला है। फिर हमने और पड़ताल की तो हमको FIs और DIs का भी नंबर इसमें पॉजिटिव आते हुए देखा, लास्ट क्वार्टर में वो बड़े हैं। और फिर हमने जब लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो टेक्निकल्स भी हाथों हाथ चेक कर लेते हैं, तो वो भी हमने चेक किया तो देखा है तो ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है। तो यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है, थोड़ा रखना पड़ सकता है। जैसे अभी थोड़ा विजय जी आपको बता रहे थे कि विप्रो को थोड़ा रख लो आप, ऐसे LTTS को भी थोड़ा रखेंगे तो हो सकता है 4-5 दिन में आपको अच्छा रिटर्न ये शेयर दिखाता हुआ दिख जाए। विजय, दावत की बात आ गई तो आप दिन में खाना खाइए, जाके आराम करिए, और हम जो है मेरा बाजार बंद करके फिर आपसे शाम को बात करेंगे। बाहर की बात की ना आपने, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी ध्यान जाता है क्योंकि कल रिजल्ट्स हैं इसके, और उसके भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। रिजल्ट्स इस बार कैसे आने वाले हैं? भाव बहुत अच्छा चल गया है। आरुष से बात करते हैं, हालांकि वो ड्राई स्टेट से बात कर रहे हैं लेकिन स्टॉक तो ट्रैक करते ही होंगे। ऑलमोस्ट 970, मतलब 1000 रुपए के भाव आ गया। पिछले क्वार्टर ये भाव कुछ 700 के आसपास था। मीठे मीठे छोटा छोटा बनाते जाओ, बड़ा बड़ा बनता जाएगा, बोलते हैं, राइट? इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो 1000 का भाव हो गया भाई। यूएसएल में कैसे रिजल्ट आएंगे? चार्ट्स बताइए, कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? आरुष बता रहा है क्या कुछ चार्ट?
अजय जी, ड्राई स्टेट है ये, पर एक बात ऐसी है कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन इधर ही होता है, गुजरात में। सब खैर, यूनाइटेड स्पिरिट्स के फैन वहीं बैठे हैं क्या? राइट। तो देखिए, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट बन रहा है काफी बेहतरीन बन रहा है। और ये भी बुल मार्केट में एक पार्ट लेने के लिए तैयार है, नई तेजी करने को तैयार है। इसका मेजर हर्डल था 950 का। तो एक बार वो लेवल इसने क्रॉस कर लिया है, तो वहां का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 940 का। और ऊपर की साइड लेवल खुल जाते हैं इसके 1000 के और 1100 के। बिल्कुल। तो ये राय आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, और नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट भी आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन की अगर बात करें, SW रिन्यूएबल एनर्जी, इस स्टॉक में अच्छा एक्शन किरण नजर आ रहा है। आज के सत्र में भी 8% तक की गेन्स है, लेकिन ये एक्शन की शुरुआत हुई है सोमवार से, और महज 3 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 25% के मूव्स इस स्टॉक में नजर आ चुके हैं। और ताज़ा अगर जानकारी देखें, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, इनके रिजल्ट्स जो आए थे, ऑफ कोर्स लॉस अब भी है कंपनी के बुक्स में, लेकिन जो लॉसेस हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते नैरोड लॉसेस का भी एक पॉजिटिव फिगर है, फैक्टर है जो कि प्ले आउट कर रहा है। SW सोलार टेक्निकली, क्योंकि न्यूज़ फ्लो के चलते तो कोई मेजर एक्शन नहीं है, एक नोवामा की ताज़ा रिपोर्ट है, क्या राय होगी? तो SW सोलर की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। साथ ही साथ हमने देखा है कि स्टॉक करीबन अगर हम देखें तो जुलाई 2022 से लेकर अब तक एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर था। साथ साथ आप देखोगे तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। रिसेंटली स्टॉक में 2 दिन पहले हमने देखा कि स्टॉक ने अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया विद वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम जो हुआ था वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर था और विद हाई डिलीवरी मार्किंग। कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट को काफी अच्छी तरह से प्ले आउट कर रहा है। आज भी जिस तरह से वॉल्यूम हो रहा है और विद प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं, डेफिनेटली ये प्राइस मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी डिप आएगा इसमें 335 से 340 के बीच में, तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि SW सोलर आपको लॉन्ग करना चाहिए। जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं 400 से 420 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रखता है। तो हमारी तरफ से डेफिनेटली ये बाय कॉल है। कोई भी डिप आता है 335 से 340 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 310 का मेंटेन करना है, और जो टारगेट रहेगा वो 420 का रहेगा। ठीक है, इससे ध्यान रखिए आप। विजय, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जियो फाइनेंशियल का मामला है उसको एनालाइज किया है? अगर जियो फाइनेंशियल लेना है तो आज आखिरी दिन है, राइट? तभी आपको मिलेंगे उसके, रिलायंस खरीदेंगे आप तभी जियो फाइनेंशियल के आपको फ्री में मिलेंगे स्टॉक। अदरवाइज आपको जियो फाइनेंशियल का स्टॉक जब ये लिस्ट होगा अगस्त में, 200 रुपये तक की वैल्यू आ रही है, तब आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। हो सकता है भाव दूसरा हो। अगर आज लेंगे तो आपको साथ में मिलेगा, लेकिन आपको 28 रुपये पर शेयर आज देने पड़ेंगे। उसमें रिलायंस और जियो फाइनेंशियल मिल के मिलेगा, और बाद में खरीदेंगे तो सिर्फ आपको एडजस्टेड वैल्यू के बाद जियो फाइनेंशियल का स्टॉक अलग से मिलेगा। विजय, अगर ये जियो फाइनेंशियल खेलना है तो बाद में लें ओपन मार्केट से, या अभी लेके रखें रिलायंस? मुझे लगता है कि बाद में लेना ज्यादा बेहतर है। रिलायंस में भी हम एक अच्छा खासा रनअप देख चुके हैं निचले स्तरों से, और अब फिलहाल मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्रेश खरीदें। जिनके पास है बिल्कुल रखिए, उसमें आपको एक शेयर मिलेगा। और रिलायंस जैसा शेयर मैं तो मानता हूँ इट्स लाइक फैमिली गोल्ड, बेचने का तो नहीं है। बट फिलहाल अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ी गिरावट में लें, मगर अभी 200 रुपए के लिए आप फ्रेश एंट्री ना करें। संभावना है कि आपको रिलायंस ही 100, 200, 300 रुपए नीचे मिल जाए किसी भी गिरावट में, तब आप एंटर कर सकते हैं। मगर जिनके पास है निश्चित रूप से उनको रखना चाहिए। विजय, एक और आज खास बात हुई है कि रैलिस में राकेश झुंझुनवाला जी का स्टेक बिका है 10%, और वो टाटाज ने एब्जॉर्ब कर लिया, टाटा केमिकल में। पिछली बार जब ऐसा हुआ था 5 साल पहले, ओपन मार्केट से चंद्रा जी ने काफ़ी शेयर्स कंपनी के मार्केट से खरीदे थे, जो हेड हैं इस समय टाटा सन्स के। क्या रैलिस का वर्स्ट ओवर हो गया है, या ये टेलविंड, ये जो अभी ये सेक्टर में जो एक हेडविंड्स आ रही हैं ये भी चलेंगी और ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है? ये सवाल मुझसे है? जी हाँ विजय, आपसे। रैलिस, देखिए, रैलिस एग्रोकेमिकल क्षेत्र की एक कंपनी थी, और ये चीज मैंने किसी और चैनल पर भी 1-2 दिन पहले बोला कि टाटा में कंसोलिडेशन चल रहा है पूरे टाटा समूह में, और इसी के चलते हुए टाटा केमिकल ने रैलिस में खरीदारी करी है।
क्या पता कि ये पूरा का पूरा एक कंपनी ही जाके कल को मर्ज हो जाए। मगर अगर हम चार्ट्स पे देखें, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी तेजी बननी चाहिए और संभावना है कि आपको 260-70 तक जाता दिखे। मगर रैलिस, अगर मैं ये नहीं कह सकता कि 500 हो जाएगा, मगर हाँ, यहाँ से 30-40 रुपए की तेजी निश्चित रूप से बन सकती है। मगर मैं कहूँगा अगर आपको लेना है तो टाटा केमिकल लीजिए। टाटा केमिकल बहुत अच्छा कंपनी है और लंबी अवधि के लिए यदि लेके रखना है तो बहुत शानदार कंसोलिडेशन से कई महीनों का कंसोलिडेशन किया है टाटा केमिकल ने, और ये 900 और 1000 के बीच में ट्रेड करता रहा है। तो टाटा केमिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी दिन इसके अंदर ब्रेकआउट बनेगा और ये स्टॉक मुझे लगता है 1200-1300 तक जा सकता है। तो यदि फ्रेश लेना है तो टाटा केमिकल लीजिए, और अदरवाइज रैलिस में जो बने हुए हैं वो 260-70 के लगभग निकल सकते हैं। बिल्कुल अजय, मार्केट जब आप इस बुलेटिन की शुरुआत में समझा रहे थे, आपने कहा कि 2 सेशन से ऐसा हो रहा है कि शुरुआत अच्छी हो रही है, उसके बाद जो गेंस है वो फ्रिजल आउट होते हैं, और कल के सेशन में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रिकवरी आई थी। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे लास्ट आवर ऑफ ट्रेड और बाजार जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, वापस डे हाई के तरफ आ गया है जी। 19,840 जो डेज हाई था, अभी हम 830 पे तो करीब आ गए। ये अच्छा साइन है। बैंक निफ्टी भी लेके आए डाटा साहब, बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सब लेके आइए। 10 मिनट 15 मिनट रह गए बाजार बंद होने में, और देखना ये है बैंक निफ्टी का तो पूरा एक ही सरताज है, SBI। ये देखिए स्मॉल कैप मिड कैप मजबूत, ये तो अच्छा साइन जाएगा। किरण ना SBI ये देखिए खींच के ले जा रहा है इस समय बैंक निफ्टी को। क्या लेवल्स पॉसिबल है इसमें? 600 के ऊपर आ गया वापस आज। सो ओवरऑल एसबीआई की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक की हम बात करें तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है। पर्टिकुलरली अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई के चार्ट्स आप देखो तो क्लियर कट एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। जो ब्रेकआउट लेवल 585 के आसपास आया था, उसके बाद स्टॉक में 1-2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन जिस तरह से लास्ट वीक फ्राइडे में रिबाउंड हुआ था, डेफिनेटली लग रहा है कि ये पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग जाना चाहिए, या कोई भी डिप आता है तो आप लॉन्ग जाइए। 590 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बन रहा है, आप 590 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए। और जिस तरह का मार्केट यहाँ पे लग रहा है, तो जिस तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, डेफिनेटली ये 620-625 तक यहाँ पे टारगेट आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहिए 590 के स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर कट सपोर्ट SBI या बाजार को दे रहा है। आप उनके BTST ट्रेड्स क्विकली जान लेते। किरण बताइए कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके रेडार पर, BTST क्या लेकर जाना चाहेंगे? सो BTST के लिए 2 स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, वो था अपना बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्टॉक में 1640 के ऊपर सस्टेन हुआ है, कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दूसरा जो एक कॉल हमें अच्छा लग रहा है या तो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हुआ है, और आज जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। अभी रिसेंटली लास्ट 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो एक वॉल्यूम के साथ प्राइस राइज आया है, जहाँ पे 400 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। सो इंडियन होटल करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है, डेफिनेटली इसमें BTST करके जाना चाहिए 402-400 के लेवल के बीच में। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 392 का स्टॉप लॉस बन रहा है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 415 तक की रैली इंडियन होटल में आ सकती है। सो इंडियन होटल एंड बजाज फिनसर्व बोथ आर ओवर BTST कॉल। आदित्य आप बताइए आपकी तरफ से आज BTST ट्रेड्स क्या हैं? मेरे BTST ट्रेड में रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा, जिसे 2849 में खरीदा जा सकता है। 2390 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2950 का रहेगा टारगेट। तो ये BTST ट्रेड्स जिस पर नजर रखनी है। लेकिन विजय जी, ये हैवेल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस की अगर बात करें, कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव हैं। अनुमान ये है कि Q1 FY24 में कंपनी की आय जो है उसमें करीब 8% का इजाफा दिखेगा। मुनाफे के फ्रंट पर भी 33% की बढ़त के आसार हैं। हाँ, ऑफ कोर्स डिमांड को लेकर कमेंट्री, मार्जिन आउटलुक पर खास नज़र रखनी होगी, लेकिन इस स्टॉक को कैसे देखते हैं? फंडामेंटली आपका आउटलुक क्या होगा? फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जो उनके प्रोडक्ट की ऑफरिंग है वो बहुत बढ़िया है। जो ये कंपनी शुरू हुई थी, ये प्राइमरली सर्किट ब्रेकर्स से MCBs बनाने से शुरू हुई थी, फिर ये वायर्स में आए, अब तो ये लोग पंखे बनाते हैं, बहुत सारे वाइट गुड्स बनाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इनके पास एक बहुत बड़ा रेंज है प्रोडक्ट्स का, और पूरा जबरदस्त एक भारतवर्ष में और इवन एक्सपोर्ट्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और बहुत ही शानदार तरीके से इस कंपनी ने ग्रो किया है ओवर द इयर्स।
तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको ये 1450 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और वहां पर मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब ये 1420 और 1450 के ऊपर चलता है। और नीचे यदि मिलता है तो दोबारा लेने की चेष्टा करिए। इसने एक टेक्निकल गैप भी छोड़ा है, गैप अप खुला था ये, तो करीब करीब 1300 और 1320 के बीच में एक टेक्निकल गैप है जो कई बार स्टॉक्स भरने आते हैं। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट है, तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और रिजल्ट्स ठीक आने चाहिए। तो जैसे ही आपको थोड़ा ऊपर ये मिलता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें। ठीक है, एज ऑलवेज जो कई सेशन से सिलसिला चला रहा है, फिर से एक बार निफ्टी नए रिकॉर्ड पर। क्लियरली हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत में जो मोमेंटम और दिन के अंत में जो मोमेंटम, ये ट्रेंड आज भी जारी रहा और इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की ही तरफ से नए रिकॉर्ड्स बनते हुए निफ्टी ने 19,842 के नए रिकॉर्ड देखे। 19,839 के लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं अच्छी खासी रिकवरी रिकॉर्ड के बाद इन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और सेंसेक्स की तरफ से भी निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की तेजी, और इस वक्त अगर आप देखेंगे सेंसेक्स जो है 67,137 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। तो मजबूती के साइंस और एनएसई यानी कि लगातार जो हम आपको बता रहे हैं निफ्टी का नया पिन कोड जो है उसकी बिल्कुल नज़दीक जाते हुए धीरे धीरे स्लो एंड इवेंचुअली, या फिर यही कहना चाहिए कि अब तो काफ़ी जल्दी तेज चाल है हर ट्रेडिंग सेशन में नए रिकॉर्ड के साथ 20,000 का जो पिन कोड है उसके नज़दीक जाता हुआ निफ्टी। आइए कुछ और स्टॉक्स जो कि इस तेज़ी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। और इस वक्त की जो तेज़ी है जो कि आखिरी घंटे में ही नज़र आई है, क्योंकि सुस्ती थी मिड मार्केट में, अच्छे खासे लेवल्स देखने के बाद मुनाफा वसूली भी दिखी। इस वक्त जो नए लेवल्स पॉजिटिविटी है उसमें रिलायंस अगेन, इनफैक्ट आज दिन भर में रिलायंस ने बाजार को संभाला है। आईटीसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं जिसमें अच्छे खासे गेन्स नजर आ रहे हैं। कैनरा बैंक के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। किरण, क्या इसे भी बीटीएसटी के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त करीब 3-3.25% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर यह ट्रेड कर रहा है? इनफैक्ट अगर आप पूरा काउंटर देखोगे, जैसे हमने एसबीआई पे डिस्कस किया, सेम वे अगर कैनरा बैंक की भी मैं बात करूं तो क्लियर कट यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बीटीएसटी भी कर सकते हैं, या तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा कल भी हम वेट कर सकते हैं, वेट इन सेंस ऑफ के 338 या तो 340 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस हमने लास्ट 2 बार देखा है कि काउंटर 340 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा कंडीशनल बाई भी रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी अगर छोटी सी नेगेटिव न्यूज भी आती है तो मार्केट वॉलेटाइल काफी कुछ करता है और नीचे के लेवल्स वापस देखने को लगते हैं। तो थोड़ा उस कंसेंसस के हिसाब से आई वुड रिकमेंड के आज नहीं बट कल सुबह आप देखिए, अगर कल ये 338 या तो 340 के ऊपर भी इनफैक्ट अगर गैप अप होता है तो वो और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, और मेरे हिसाब से 340 के ऊपर ही लॉन्ग करके जाना चाहिए कैनरा बैंक। अगर ये 340 का लेवल क्रॉस करता है इस बारी तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 360 380 तक के लेवल्स हम कैनरा बैंक में देख सकते हैं। तो अगेन कंडीशनल बाय 340 के ऊपर आप बाय कीजिए, 330 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 360। कैनरा बैंक पर ये राय आपको मिलती हुई, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक दिन का इंतजार करने के बाद भी यहाँ पर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स भी क्विकली देख लेते हैं। इस वक्त बाजार की तेजी में पॉलीकैब जो कि दिन की शुरुआत से अच्छा चल रहा है, और पॉलीकैब के साथ साथ ही हमने वायर केबल स्टॉक्स में एक पॉजिटिव चाल देखी है। इसी लिस्ट में लॉन्ग्स बिल्डअप की लिस्ट में पंजाब नेशनल बैंक, एस्ट्रल, कैनरा बैंक, कैनफिन होम्स जैसे काउंटर्स है। लेकिन आदित्य, एसबीआई कार्ड्स में भी लॉन्ग्स बिल्टअप डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। 3.25% की तेजी के साथ इस वक्त 867 के लेवल्स पर एसबीआई कार्ड ट्रेड कर रहा है। देखिए एसबीआई कार्ड्स का नेचर काफी ठंडा स्टॉक है, मतलब ज्यादा मूवमेंट आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, पर एक अच्छा राउंडिंग बेस बना रहा है, राउंडिंग बॉटम बना रहा है, तो इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। बट मोमेंटम स्टॉक में आएगा 900 के ऊपर। 900 के ऊपर निकलने के बाद इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है 903 से 950, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 830 का। विजय जी, ये सीमेंट प्लेयर्स के लिए क्या बुल वर्सेस बेयर का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि सीमेंट सेक्टर में लगातार हम देख रहे हैं क्लैश ऑफ ओपिनियंस नजर आ रहे हैं। एक तो ये बात तय है कि मॉनसून एक सीजनलिटी फैक्टर है, सीमेंट की डिमांड जो है वो कम होती दिखेगी और इसी के चलते सीमेंट प्लेयर्स को कंसर्न्स होंगे। लेकिन साथ ही प्री इलेक्शन ईयर का भी एक फैक्टर है, मॉनसून के ठीक बाद इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस का भी कहना है कि यहाँ जो ये डिप नजर आ रहे हैं इसे खरीदारी का मौका देखना चाहिए। आपकी राय और आपका स्टांस किस तरफ है सीमेंट सेक्टर के लिए, बुलिश या बेरिश?
विजय जी, सीमेंट सेक्टर पर आपका फंडामेंटल आउटलुक हम जानना चाहते हैं। मानसी, जनरली सीमेंट मॉनसून के दौरान थोड़ा टेपिड नंबर्स ही रहते हैं, क्योंकि काम रुक जाता है। जहां पर भी सड़कें बन रही होती हैं, घर बन रहे होते हैं, तो कुछ 1-2 महीने के लिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ अगस्त, अर्ली सितंबर, सीमेंट जनरली बहुत अच्छा नहीं करता। मगर मुझे लगता है कि जैसे ही खत्म होती है बारिश, तो उसमें तेजी देखने को मिलती है और बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन भी होता है और घरों की बिक्री भी होती है, तो ओवरऑल सीमेंट की खपत भी बढ़ जाती है। तो मेरा ये मानना है, एसीसी जो कि दिग्गज है सीमेंट इंडस्ट्री का, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन में है, लगभग 1800, 1700, 1750 और 1800 के बीच में। तो एसीसी खरीदने के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। मेरा दूसरा जो पिक है इसमें, वो है ग्रासिम। ग्रासिम भी अपने आप में एक दिग्गज सीमेंट कंपनी है और हम देख रहे हैं कि बहुत समय से ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस ग्रासिम में भी मुझे लगता है तेजी बनेगी और इसको 1850 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। मगर एसीसी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर पिक है इस समय पर और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देख चुका है। बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ नया शिखर बनाने के बाद बाजार में मिड मार्केट में हमने देखा एक रेंज में कारोबार और उसके बाद क्लोजिंग तक पहुंचते पहुंचते फिर से नए शिखर पर बाजार पहुंचता हुआ निफ्टी, अगर आप देखेंगे 19,842 के नए रिकॉर्ड छूने के बाद मजबूती कह सकते सिर्फ और सिर्फ आखिरी 20 मिनटों में जो मजबूती है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। ऐसी ही तस्वीर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ से भी, सेंसेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन और नए रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर भी दिखे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी यानी कि कंजम्पशन स्टोरी, कंजम्पशन थीम और आईटी में आज बड़ा एक्शन नहीं नजर आया। वहां से हमने देखा बिकवाली का दबाव था, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छे खासे एक्शन देखने को मिले। बाजार पर अगर आप देखें, इन पर्टिकुलर रिलायंस का स्टॉक आज रेडार पर रहा। डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने के लिए रिलायंस को खरीदने का आखिरी मौका था और इसी खबर के चलते हमने देखा रिलायंस के स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिली और दिन के दौरान बाजार को संभालने का काम जो मेजर हैवीवेट्स कर रहे थे उसमें रिलायंस और एसबीआई जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अच्छे नतीजे आए, उसके बाद पीएसयू बैंक का मूड मानो अब बदल सा गया और अच्छे खासी तेजी के साइंस वहां पर देखने को मिले। एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, इस धर के स्टॉक्स में हमने करीब 3-3.5% के मूव्स देखे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पॉजिटिव साइंस के साथ ही इस वक्त क्लोज होता हुआ। इंडसइंड बैंक के भी अच्छे नतीजे आए और उसके बाद बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, जिसके चलते हमने देखा इंडसइंड बैंक पोस्ट रिजल्ट्स भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है और साथ ही वहां से एक्शन जो है अब भी मेंटेन करीब 2.25% की तेजी के साथ इस स्टॉक में अच्छे एक्शन के साथ कामकाज। पावर स्टॉक्स में आज अच्छा खासा करंट देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट थी एनटीपीसी पर, जिसके ठीक बाद हमने देखा कि अच्छे मजबूती के साइंस एनटीपीसी में 3% की तेजी के साथ इस वक्त भी ये क्लोज होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पीएफसी देखें, आरईसी देखें, इनफैक्ट इसी लिस्ट में पावर जनरेशन, एनर्जी स्पेस, वायर केबल के स्टॉक्स में भी आज अच्छी मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला। पॉलीकैब से शुरुआत हुई क्योंकि अच्छे नतीजे, उसके ठीक बाद हमने देखा कि ये इंडस्ट्रीज, प्रेसिशन वायर, हैवेल्स, यूनिवर्सल केबल्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। सिर्फ हैवी वेट्स ही नहीं लेकिन ब्रॉडर इंडिसेस में भी अच्छा खासा एक्शन है। मिड कैप शेयरों में भी जबरदस्त तेजी और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में जहां पर मजबूती के साइंस और निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी और उसके बाद आउट परफॉर्मेंस देखी, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी योगदान रहा। टीटागढ़ वेकेंट, पतंजलि फूड, बिकाजी फूड, एसजेवीएन जैसे स्टॉक्स में 3 से लेकर 8% तक के गेन्स आपको नजर आएंगे। सो स्टॉक मार्केट में आज ड्यूरिंग द डे हमने देखा काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला और उसके ठीक साथ साथ इंडेक्स जो कि मिड मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, वहां पर नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले। बाजार की क्लोजिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएसयू बैंक, एनर्जी, मीडिया, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, एफएमसीजी, ये सारे स्टॉक्स। एफएमसीजी में गेंस जो है फिजल आउट हुए। ऑटो और आईटी में भी लाल निशान आज देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार काफी एक्टिव रहा। 1246 एडवांसेस के सामने 832 डिक्लाइंस। अच्छी क्लोजिंग मार्केट की निफ्टी 19,846 के स्तर पर करीब 100 अंकों की तेजी का क्लोज होता हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को भी देखें, बैंक निफ्टी 45,664 के लेवल्स पर 250 अंकों की मजबूती के साथ और सेंसेक्स में 67,154 के स्तर, ऑलमोस्ट 360 पॉइंट की गेन वहां पर और ब्रॉड इंडेक्सेस का भी एक्शन जारी। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। एक्शन पैक दिन रहा। विजय जी, किरण और आदित्य, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें। नमस्कार।